So today we are going to discuss periodontal and bone response to normal function. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए you should know the basic structure of tooth. As we know कि हमारे पास जो टूथ होता है उसके जो हमने पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं जो कि ब्लू कलर के, ये जो है वो अटैच होते हैं टूथ की सीमेंटम लेयर से टू द एल्वुलर बोन की आउटर लेयर, दैट इज द एल्वुलर बोन प्रॉपर. ये आउटर लेयर है जिसे हम एल्वुलर बोन प्रॉपर कहते हैं. और इसको हम लैमिना ड्यूरा भी कह सकते हैं. लैमिना ड्यूरा इसलिए क्योंकि इसको लैमिना मीन्स शीट एंड ड्यूरा मीन्स कोई चीज़ थिक सी लेयर. तो ये जो थिक लेयर होती है एल्वुलर बोन की, आउटर थिक लेयर, उसको हम एल्वुलर बोन प्रॉपर कहते हैं, लैमिना ड्यूरा भी कहते हैं. और इसको हम इसके अंदर इसका एक एडवांटेज ये है कि ये पोरस होती है. तो यहाँ पर एल्वुलर बोन प्रॉपर, जो एल्वुलर बोन है वो हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एंड देन उसकी आउटर लेयर है जिससे पेरिडोंटल लिगामेंट बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्वुलर बोन प्रॉपर, जो कि उसका एक एडवांटेज है या आप कह लें कि उसकी एक क्वालिटी है कि वो पोरस है, जिसकी वजह से हम इसको क्रीबिफॉर्म प्लेट भी कहते हैं क्योंकि ये पोरस स्ट्रक्चर है. एंड हमारा जो दूसरा पार्ट ऑफ पीडियल का वो लिगामेंट का वो टूथ से जो अटैच होता है वो टूथ की सीमेंटम लेयर से जो है वो अटैच होता है. जब हम कोई भी फोर्स एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, इसको समझने के लिए बेसिकली हम क्यों इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पीडियल हैं वो हमारे पास अब बोन रिस्पॉन्स है कि नॉर्मल फंक्शन में एक तो रिस्पॉन्स भी करता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टूथ को किसी भी मूवमेंट से. पीडियल जो है वो रेजिस्ट करवाते हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है एंगुलर फॉर्म में ये अपने आप को जो है उन्होंने रखा हुआ होता है एंड इसकी वजह से इनकी जो है वो अटैचमेंट की वजह से ये रेजिस्ट करती हैं टूथ मूवमेंट की जो भी हार्मफुल मूवमेंट्स होती हैं. अब जब भी हम कुछ भी टूथ की फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम ऑर्थोडोंटिक्स की बात करें तो हम टू टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. एक हम लाइट कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करते हैं और एक हैवी इंटरमीडिएट फोर्स भी अप्लाई हो सकती है. हमारे लिए फेवरेबल जो है वो लाइट कंटिन्यूस फोर्स होती है. ये क्यों होती है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आज की इस पूरी वीडियो में. अभी हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं वो वेवी होते हैं, ठीक है. इसके अंदर तो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है पीडियल के अंदर. पीडियल के अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है. और इस इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से हमारे पास कोई भी हैवी फोर्सेस अगर अप्लाई होती है टूथ में, लाइक जब हम टूथ की मूवमेंट कर रहे होते हैं, लाइक हम जब मैस्टिकेशन कर रहे होते हैं, तो मैस्टिकेशन में हमारे पास हैवी इंटरमीडिएट फोर्स लग रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारा टूथ जो है वो मूव नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो जो पीडियल के टिश्यू फ्लूइड हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं. और अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैवी इंटरमीडिएट फोर्सेस होंगी तो क्या करेंगी वो इसके स्ट्रक्चर को मतलब हमारे जो पीडियल के लिगामेंट्स हैं वो शेप में चेंज नहीं होते, वो जस्ट बैंड होंगे. एल्वुलर बोन को बेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे. कैसे? कि जब हम टूथ की फोर्स एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने क्राउन में अप्लाई की तो ऑब्वियसली हमारी जो टूथ मूवमेंट है वो अप्लाई होती है टूवर्ड्स द फोर्स एप्लीकेशन. तो वहाँ पर हमारी फोर्स की डायरेक्शन पे टूथ की मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी टूथ जो है वो अपने आप को लिंगुअली क्राउन मूव करना स्टार्ट करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाले हमारे पास पीडियल के फाइबर्स से ऑब्वियसली वो टेंशन क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी क्योंकि हमें टूथ की मूवमेंट इधर करनी है. हमें पता है कि हमारी एक टेंशन साइड होती है और एक हमारे पास प्रेशर साइड होता है जब भी हम टूथ की मूवमेंट करते हैं, जिससे हमारे पास एक प्रेशर टेंशन थ्योरी जो है वो जनरेट होती है, जो कि हमारे पास एक थ्योरी हमें बताई गई है कि इस तरह की जब टूथ मूवमेंट होती है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक साइड टेंशन क्रिएट होता है और एक साइड हमारे पास कंप्रेशन क्रिएट होता है. इसके अलावा इससे पहले ये होता है कि हमारे पास जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टूथ ऑब्वियसली अपने आप को मूव करने की कोशिश करेगा. जब टूथ मूव करेगा तो ये चीज़ स्ट्रेच हो गई तो ये भी एल्वुलर बोन को जो है अपने साथ मूव करने की कोशिश करेगा. जस्ट लाइक दिस कि अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बोन है, ठीक है,
और ये बोन स्ट्रेट थी और यहाँ पर हमारे पास कोई रोप एज अ रोप हम इसको कंसीडर कर लें हमारे पीडियल फाइबर्स। अब जब ये आगे की तरफ मूव करें तो ये इसको भी बेंड करना स्टार्ट कर देंगे हमारी एल्वियोलर बोन को, कि ये भी इस साइड पे जो है वो मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो पीडियल में कुछ मूवमेंट नहीं होगी, पीडियल में हमारा शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड है और टिश्यू फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है जो कि एल्वियोलर बोन को बेंड करवाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है एल्वियोलर बोन की जो बेंडिंग है बेसिकली क्या होती है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एल्वियोलर बोन ड्यू टू द फोर्स एप्लीकेशन अपने आप को बेंड करना स्टार्ट करता है एंड देन वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डीफॉर्मेशन हो जाती है। डीफॉर्मेशन हमारे टूथ स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हम कोलेजन और बोन को कंसीडर कर सकते हैं। ये भी हमारा जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विलियम प्रॉफिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डीफॉर्मेशन हुई ड्यू टू द लोड तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो हमारी फर्स्ट थ्योरी ऑफ टूथ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस बुक की इस फिगर को देखें तो इसमें कहा गया है कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी जब व्हेन फोर्स इज अप्लाई टू अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन से हैं, कोलेजन है और बोन है। कोलेजन कौन से, हमारे पीरियल के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और बोन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिहेव करते हैं। तो आप जब फोर्स अप्लाइड करते हो तो करंट वहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही आपने वो फोर्स और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो वैसे ही रिमूव होना, जब आपने फोर्स को रिमूव किया, जो भी अप्लाइड फोर्स है वो रिमूव की तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। कैसे, जब आपने ये जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये वाली जो फिगर है बेसिकली ये बताना चाह रही है कि हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम पीजो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जब हम अप्लाई करते हैं लाइट कंटिन्यूस फोर्स। जब हमने फोर्स अप्लाई की तो हमारा टूथ जो है वो मूव करने को ट्राई करेगा तो हमारा पीडियल जो है वो इसको बेंड करवाएगा। ठीक है, जब भी फोर्स लगेगी तो एल्वियोलर बोन बेंड होगी और एल्वियोलर बोन बेंड होगी तो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होंगे। पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होने से क्या होता है कि हमारे पास सेल्यूलर के चेंजेस इन बोन की मेटाबॉलिज्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सेल की डिफरेंशिएशन, इट मीन्स दैट ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और हमें पता है कि जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या करवाती है, बोन की रीमॉडलिंग करवाती है। एक साइड पे बोन रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट होगी और एक साइड पे बोन जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी, दैट इज टेंशन साइड एंड अदर साइड इज कंप्रेशन साइड। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, बोन रीमॉडलिंग की वजह से हमारी टूथ जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक थ्योरी हमें कहती है कि हम जब मूवमेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो एल्वियोलर बोन बेंड होता है, पीजो इलेक्ट्रिक जनरेट होते हैं क्योंकि हमारा कोलेजन फाइबर्स जो पीडियल के हैं और बोन है वो एक्ट एज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर करता है। तो इसकी वजह से ये सब हमारे प्रोसीजर्स इवेंट्स होते हैं और फिर हमारी लास्ट में टूथ मूवमेंट होती है। सेकेंड थ्योरी हमें कहती है कि जब हम इस तरह की मूवमेंट जब स्टार्ट होती है, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो ये अब अपने आप को लिंगुअली डायरेक्शन में करेगी। तो यहाँ पर स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएंगे पीडियल, जहाँ पर कंप्रेशन साइड हो जाएगा। अब जो ये कंप्रेशन साइड है, ये कंप्रेशन साइड क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स को यहाँ की कंप्रेस कर देगा, कट ऑफ नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लाइट फोर्सेस अप्लाई करते हैं और हैवी फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इनका मेन डिफरेंस यहीं पर आता है, जो अब हम आगे जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बट नाउ ऑन यू शुड नो कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर कट ऑफ नहीं होंगी बट कंप्रेस हो जाएंगी क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। ब्लड फ्लो, जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होगी तो ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन फ्लो भी कम हो गया एंड पीडियल फाइबर्स और सेल्स जो हैं वो मैकेनिकली डिस्टॉर्टेड हो गए। अब इसको अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी जो है वो रीज़न है और क्या एडवांटेज है, तो इसको हम बेसिकली इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पहले वो चीज़ समझी। क्या होता है कि जब हमने कहा कि हम ऑर्थोनॉमिक फोर्स दो तरह की अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑर्थोनॉमिक फोर्स आपकी लाइट फोर्स भी हो सकती है और आपकी हैवी फोर्सेस भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि अब क्या इवेंट्स क्रिएट होते हैं जब हम लाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं टूथ में और क्या इवेंट्स क्रिएट होते हैं जब हम हैवी प्रेशर अप्लाई करते हैं और कौन सा हमारी ऑर्थोनॉमिक ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं लाइट प्रेशर का। ठीक है, लाइट प्रेशर में क्या
होता है कि सेकंड से आपने कंटिन्यूसली आपने फोर्सेस अप्लाई की, लाइट कंटिन्यूस फोर्स। पहले अगर आपने लेस देन 1 सेकंड तक अप्लाई की लाइट कंटिन्यूस फोर्स, तो उसमें क्या होगा कि पीरियल फ्लूइड, जो हमने अभी डिस्कस किया कि पीरियल के अंदर फ्लूइड होता है दैट इज इनकम्प्रेसिबल, तो वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल है, तो उसकी वजह से एल्वुलर बोन बैंड हो जाएगी। एल्वुलर बोन क्या करेगी, बैंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो टिश्यू फ्लूइड की वजह से कंप्रेस नहीं हो सकता पीरियल लिगामेंट, तो ये अपने आप को इसको आगे लाने के लिए एल्वुलर बोन को बैंड करवाएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 सेकंड में हमारे पास एल्वुलर बोन बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी बैंडिंग की वजह से डिस्टॉर्शन होती है अप्लाइड फोर्स, जब हमने फोर्स एप्लीकेशन की, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सिग्नल्स जनरेट होंगे, और वो कौन से, पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होंगे। पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जब हमारे पास जनरेट होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास लेस देन 1 सेकंड में ये वाले इवेंट्स जो है वो होना स्टार्ट होंगे। देन आपने वही कंटिन्यूस फोर्स 1 सेकंड से अबव चली गई 1 to 2 सेकंड्स में। अब क्या होगा कि पीरियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल थे, बट अब क्या होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो पीरियल के लिगामेंट्स हैं वो अटैच होते हैं एल्वुलर बोन प्रॉपर पे, और एल्वुलर बोन प्रॉपर एक पोरस स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी तो टूथ क्या करेगा कि हमारा जो पीरियल लिगामेंट्स है, जो टिश्यू फ्लूइड है, वो हमारे एल्वुलर बोन, क्योंकि पोरस है, वो स्क्वीज आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 to 2 सेकेंड्स में एक्सप्रेस हो जाएंगे पीरियल फ्लूइड कहाँ पर, एल्वुलर बोन प्रॉपर में, एंड टूथ की मूवमेंट जो है वो विद इन पीरियल स्पेस जो है वो मूव्स करना स्टार्ट कर देगा। देन 3 to 5 सेकेंड, अब कंटिन्यूएशन, हमने प्रेशर यहाँ पर हमने इंटरप्ट नहीं किया, फोर्स को कंटिन्यूस चल रही है। अगर आपने कंटिन्यूस 3 to 5 सेकेंड तक ये फोर्स लाइट प्रेशर जो है वो अप्लाई करते रहे, तो अब क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो विद इन पीरियल कंप्रेस हो जाएंगी प्रेशर साइड। अगेन वही थ्योरी कि पहले एल्वुलर बैंड, फर्स्ट थ्योरी बैंड क्रिएट करेगी, जिसकी वजह पीजो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। उसके बाद फिर जब ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये स्ट्रेच होंगे, और यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी टेंशन साइड में, और कंप्रेस हो गई तो यहाँ ब्लड फ्लो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर 3 to 5 सेकंड्स में हमारे पास जो है ये सब स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर साइड में कंप्रेस एंड डायलेशन साइड पे जो है वो टेंशन साइड में डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। पीरियल फाइबर्स और उसके सेल्स जो हैं वो मैकेनिकली डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्रेशन साइड में ऑक्सीजन फ्लो कम होता जा रहा है। अब मिनट्स में क्या होगा कि ब्लड फ्लो फर्दर ऑल्टर होगा। अब जब हमारे पास ब्लड फ्लो फर्दर ऑल्टर हो रहा है तो ब्लड फ्लो कम होता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, एंड देन हमारा जो किसी भी सेल को के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। एक सेल है, उसको जो है उसके लिए एक्टिविटी के लिए सेल का होना, ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो इससे होती है। जब हमारे पास ऑक्सीजन की फ्लो कम हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉस्फोलिपिड से क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड एरिकिडोनिक एसिड रिलीज करेगा, एंड एरिकिडोनिक से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके अकॉर्डिंग टू विलियम प्रॉफिट और में लिखा हुआ है कि आपके पास इसकी एक्टिविटी होती है कि ऑस्टियोब्लास्ट को भी एक्टिवेट करवाती है और ऑस्टियोक्लास्ट को भी एक्टिवेट करवाती है। ठीक है, जब आपको ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये एक्टिवेट करवाएगी, अब क्या होता है कि जब ये एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाने के बाद देन मिनट्स तक हमारे पास ये चलता है। जब आप आवर्स तक चले जाओगे तो मेटाबॉलिक चेंजेस, ब्लड प्रेशर हमारी आवर्स तक हमने कंटिन्यूसली अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोडोनिक अप्लायंसेस, या आपने जो भी ऑर्थोडोनिक अप्लायंस दिए उसके थ्रू केमिकल मैसेंजर्स को अफेक्ट करेगी, सेलुलर एक्टिविटी, एंजाइम लेवल फर्दर चेंज होगा, एंड 4 आवर्स के अंदर अंदर आपकी साइक्लिक AMP जो सेकेंड मैसेंजर है सेल का, वो जो है वो इंक्रीज होगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल से जब ये लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी सेलुलर डिफरेंशिएशंस बिगिन हो जाती है विद इन पीरियल। यानी पीरियल में ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी को बिगिन करने के लिए एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स हमें चाहिए लाइट कंटिन्यूस प्रेशर, ताकि ये साइक्लिक AMP क्रिएट हो और सेलुलर डिफरेंशिएशन हो, और सेलुलर डिफरेंशिएशन से आपकी फिर टूथ की मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए BCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले अगर आपने लाइट कंटिन्यूस आवर्स तक दी, लाइक 4 to 6 आवर्स से आपने लेस आवर्स दी, तो यहाँ तक एक्टिविटी होगी, फिर ये वापस रिपेयर फेज आएगा, एंड देन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। टूथ की मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी। टूथ की मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए एटलीस्ट आपको 4 to 6 आवर्स चाहिए ताकि आपकी इंक्रीज हो साइक्लिक AMP लेवल। अब ये आपकी बुक में ये पॉइंट है कि जब हम अगर हमने आपने इफ
a removable appliance is worn less than 4 to 6 hours per day. अगर आपने less than 4 to 6 hours per day आपने किसी को भी appliance पहनाई या किसी भी पेशेंट ने less than 4 to 6 hours appliance पहनी तो orthodontic movement या effect नहीं आएगा. effect आने के लिए आपने above this duration या इस threshold यानी 4 to 6 hours per day से ज़्यादा किसी को tooth movement करवाने के लिए आपने वो appliance पहनवानी होगी, तभी effect आएगा. क्यों effect आएगा? उसका main purpose ये है कि cyclic AMP और cell differentiation start होने के लिए हमें एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स चाहिए. देन हमारे पास अब क्या होगी, जब हमारे पास सेल डिफरेंशिएशन यानी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो गए, तो अब हमारी टूथ मूवमेंट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा होती है, तो रिजॉर्प्शन स्टार्ट होगी तो ही हमारे पास टूथ उस साइड पे मूव करेगा और टेंशन साइड पे बोन डिपोजिशन होगी. अब हमारे पास 4 to 6 आवर्स लगे कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हुए और ऑस्टियोक्लास्ट ने आना स्टार्ट किया और इन्होंने फ्रंटल बोन हमारी जो ये जो हमारी एल्विलर बोन प्रॉपर है उसको जो है वो रिजॉर्व करना स्टार्ट कर दिया. और रिजॉर्व करने के बाद यहाँ पर पहली लेयर जो रिजॉर्व हुई वो हमारी एल्विलर बोन प्रॉपर यानी लैमिना ड्यूरा से होती हुई अंदर साइड पे गई. यानी हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो लैमिना ड्यूरा जो है वो इन्वेट करती हुई हमारी रिजॉर्प्शन स्टार्ट हुई. इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, ये कौन सी रिजॉर्प्शन है? दिस इज़ द फ्रंटल टाइप ऑफ रिजॉर्प्शन. और इस रिजॉर्प्शन को हमें 2 डेज लगते हैं. टूथ की इस तरह की रिजॉर्प्शन होने के बाद 2 डेज लगते हैं, यानी इस प्रोसेस को होने के लिए 2 डेज लगते हैं. और फिर जब ये एक्टिविटी यहाँ से रिजॉल्व होगा तो टूथ यहाँ मूव करेगा और यहाँ टेंशन साइड क्रिएट होगा. यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट एंड ऑल दैट, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन जो है वो यहाँ डिपॉजिट होगी और टूथ यहाँ पर अगर मूव करवाना है तो यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, जब हम लाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी टाइप की रिजॉर्प्शन होती है? फ्रंटल रिजॉर्प्शन होती है. उसको 2 डेज लगते हैं एटलीस्ट और 4 to 6 आवर्स लगते हैं इस सेल की डिफरेंशिएशन करने के लिए. तो अप्लायंस का जो थ्रेशोल्ड है वो एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स है. तो यहाँ पर जो आपकी टूथ मूवमेंट बिगिन होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, बोन की रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारे पास लाइटर प्रेशर होते हैं, लाइट जब प्रेशर करते हैं. अब क्या होता है, अगर हमने हैवी प्रेशर दिए तो 2 सेकंड्स तक तो यही चीज़ें होती हैं, लेकिन 3 to 5 सेकंड्स के बाद हमारे पास चीज़ें चेंजेस में आ जाती हैं. कैसे कि जो हमारा कंप्रेशन साइड था, यहाँ पर ब्लड वेसल्स यहाँ पर लाइट प्रेशर से कंप्रेस हो गई. अब ये हैवी प्रेशर इतना था कि इसने इस ब्लड वेसल्स को कट ऑफ कर दिया, यानी ब्लड वेसल पूरी की पूरी ऑक्लूडेड हो गई ऑन प्रेशर साइड. मिनट्स में क्या होगा कि अब ब्लड फ्लो वहां पर कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऑक्लूडेड हो गई, कोई चीज़ बिल्कुल ऑक्लूड हो गई तो ब्लड फ्लो तो वहां से पास ही नहीं होगा. एंड देन आवर्स में वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, कट ऑफ हो जाएगा. देन आपकी सेल डेथ हो जाएगी. एंड सेल डेथ जब हो जाती है, ये सारा कंप्रेशन एरिया में हो रहा है, यानी कंप्रेशन साइड में हो रहा है, तो हमारे पास जहाँ रिजॉर्प्शन हो रही है, देन वहां पर नेक्रोसिस, जब भी सेल डेथ होगी वहां नेक्रोसिस होगा. और नेक्रोसिस से क्या होगा कि वहां पर हाइलिनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी. तो हम जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाइलिनाइजेशन जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्रोसिस एंड हाइलिनाइजेशन. देन 3 to 5 डेज तक हमारे पास अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन बिगिन होती है. अब क्या होता है कि जब ये बिल्कुल कट ऑफ हो गया तो यहाँ पर हाइलिनाइजेशन क्रिएट हो जाएंगी, एक नेक्रोटिक एरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा. अब हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो सकती, ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हाइलिनाइजेशन हो गई है, ब्लड फ्लो कट ऑफ हो गया. तो अब हमें एडजेसेंट बोन मैरो से ऑस्टियोक्लास्ट को आना पड़ेगा ताकि वो इस हाइलिनाइजेशन को रिमूव करे और टूथ की रिजॉर्प्शन यहाँ पर इस साइड में रिजॉर्व करे और टूथ जो है वो मूव करे, हमारा यहाँ पर बोन डिपोजिशन हो. अब कैसे होगा कि यहाँ से ये इन्वेट करते हुए आएंगे ऑस्टियोक्लास्टिक एडजेसेंट बोन से आते 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 उनको, फिर ये सबसे एंड में जाएंगे लैमिना ड्यूरा में. वहाँ पर हमने पहले फ्रंटल रिजॉर्प्शन में लैमिना ड्यूरा से होते हुए गए थे. अब अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन में हमारे पास एल्विलर बोन से आते हुए फ्रंटल बोन, तो जो लैमिना ड्यूरा है वो लास्ट पार्ट है जहाँ पर वो रिजॉर्प्शन हो रही है. तो इस पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए 3 to 5 डेज लगते हैं और 7 to 14 डेज लगते हैं अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन से टूथ की मूवमेंट करने. यानी इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड अपना प्रोसेस करने के लिए हमें 7 to 14 डेज चाहिए. दैट इज़ अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन. अगर हम इस तो क्या होता है कि इसके अगर फिगर के थ्रू देखें तो हमारे पास जब लाइट फोर्सेस हमने अप्लाई की तो लाइट फोर्स ने क्या किया कि वहाँ पर फ्रंटल रिजॉर्प्शन हो गई, फॉरनल रिजॉर्प्शन हो गई, लेकिन अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन को एटलीस्ट 7 to 14 डेज लगे स्टार्ट होने के. एंड देन जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा खासा वो चीज़ जो है वो कट ऑफ हो जाएगी
और यहाँ पर ये पूरी रिजॉल्व हो जाएगी एंड देन वो टूथ जो है वो जंप, ऐसा लगेगा कि जंपिंग हो गई। लाइक इसमें ये बात लिखी हुई कि जंप करेगा टूथ तो न्यू पोजीशन में, फिर हैवी फोर्स मेंटेन रहेगी, फिर वो डिले आएगा। डिले जो होता है वो लैग फेज होता है। ये जो डिले आएगा 7 to 14 डेज़ का हमारे पास आता है, जो कि लिए हमारे लिए अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल है? अगर हम दोनों का डिफ्रेंशिएट करें तो जब हम लाइट कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी टूथ मूवमेंट होती है फ्रंटल टाइप की रिजॉर्प्शन से, जो हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि लेस पेनफुल है, कंप्रेशन ऑफ पीडियल कम होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो कंप्रेस होता है बट कट ऑफ नहीं होता, हाइलाइजेशन क्रिएट नहीं होती, फास्टर टूथ मूवमेंट, यानी 2 डेज आपको लगते हैं टूथ मूवमेंट करवाने के लिए, और मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आप हैवी फोर्सेस दो, वहाँ पर कंप्रेशन ऑफ पीरियल भी, ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टेज होती है कि अगर हम इस तरह फोर्स अप्लाई करें तो पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस, और टूथ की मूवमेंट स्लोवर हो जाएगी, यानी आपने 7 to 14 डेज आपको रिक्वायर होंगे टू क्रिएट द टूथ मूवमेंट, और इट्स लेस इफेक्टिव और अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन हो जाएगी। सो दैट्स वाई हमने ये चीज़ को पहले इनिशियल अंडरस्टैंड किया एंड देन हमें ये बात समझ आई कि ये चार्ट अब किस तरह हमें याद करना है। तो हमें जो 7 to 14 डेज अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन, फ्रंटल रिजॉर्प्शन के लिए 2 डेज और एटलीस्ट थ्रेशोल्ड हमें 4 to 6 आवर्स का चाहिए, ताकि हमारी जो है टूथ की मूवमेंट सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो और किसी भी रिमूवल अप्लायंस का आपको क्रिएट करना हो।